प्रिय विद्यार्थियों, एचआर सर जीके एंड जनरल साइंस चैनल पर आप लोगों का फिर से स्वागत है। प्रयासरत हैं आप लोगों को अच्छी क्लास देने की, आप लोगों को समझाने की। टॉपिक है उत्तल दर्पण के बारे में अपन स्टडी करेंगे और दर्पणों के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण का मतलब आप जानते हो, नाम वैसे तो आप पहचान करते हो, लेकिन अगर एग्जाम में लिखना पड़े या एग्जाम में उनको ऑब्जेक्टिव आप लोगों को देना पड़े तो क्या प्रश्न बनते हैं? तो दर्पण किसे कहेंगे? पहले तो जब किसी पारदर्शक पदार्थ के एक पृष्ठ पर किसी परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। जब किसी डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी पारदर्शी वस्तु के एक पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो वह दर्पण कहलाता है। परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी जाए तो वह क्या कहलाएगा भाई? पॉलिश कर दी जाए तो उसको अपन क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब परावर्तक पदार्थों के रूप में कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं तो आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम्पल बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से दर्पण के एक पृष्ठ पर किसकी पॉलिश की जाती है? तो आप बताएंगे नंबर फर्स्ट है चांदी, और अगर चांदी लिखा हुआ आ जाए तो ठीक है, वरना ये सूत्र भी, ये प्रतीक भी लिखा हुआ आ जाता है Ag, तो चांदी है, सही है, चांदी का लेपन किया जाता है, ध्यान में रखना। दूसरा पारा, पारे का सूत्र होता है Hg, यह भी पूछा जा सकता है, यह भी सही है। और तीसरा आता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम की भी पॉलिश की जाती है। तो आप तीनों बातें ध्यान में रखेंगे। एल्यूमिनियम का सूत्र होता है Al। अगर नाम पूछे तो चांदी, पारा, एल्यूमिनियम, अगर नाम पूछे तो चांदी, पारा, एल्यूमिनियम, और अगर प्रतीक ऑप्शन में ये दिया हुआ हो Ag, Hg और एल्यूमिनियम, तो ये आप लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी किसकी? दर्पण के एक पृष्ठ पर जिस पदार्थ की पॉलिश की जाती है वहां से प्रश्न बनने वाले आपके सामने हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि दर्पणों के प्रकार हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो भागों में दर्पणों को डिवाइड करते हैं, दो प्रकारों में डिवाइड करते हैं। नंबर एक समतल दर्पण, समतल दर्पण। एक तो समतल दर्पण है, इसको प्लेन मिरर भी कहते हैं। घरों में जो मिरर है आप लोगों के पास वह है समतल दर्पण, उसको क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। और दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। एक तो समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। इस प्रकार दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो समतल दर्पण, परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। सिंपल सी डेफिनेशन है, आप अपने बच्चों को या खुद इसको स्टडी कर सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल हो, सिंपल सी बात है, उसको समतल दर्पण कहेंगे। दूसरा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो वह समतल दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसको गोलीय दर्पण कहेंगे। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं। देखिए, गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको समझना जरूरी है कि गोलीय दर्पण जो होता है किसी ठोस खोखले गोले का कटा हुआ भाग मानते हैं। जैसे मान लो खोखला गोला है, पारदर्शी है, इसको अपन काट लेंगे तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा अपने सामने? एक स्ट्रक्चर तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। ये दो पार्ट हैं। तो इसी प्रकार दो लेंस से दो दर्पण बनने की संभावनाएं हैं गोलीय दर्पण से। खोखला गोला, कोई भी खोखली गेंद होती है, आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो खोखली गेंद अगर टूटती है तो इस प्रकार का डिजाइन बनता है आधा, है ना, और आधा डिजाइन इस प्रकार का बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो गोलीय दर्पण जो होते हैं उनको किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस खोखले गोले के एक पृष्ठ पर अगर अपन परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो दूसरा पृष्ठ जो होता है इसका, वह प्रकाश का परावर्तन करने लग जाता है और एक दर्पण में बदल जाता है। तो कैसे बदलता है? देखिए, ये डिजाइन है। अगर हमने इसके इस पृष्ठ पर दो पृष्ठ हैं, एक तो उभरा हुआ पृष्ठ और एक धसा हुआ पृष्ठ। कोई भी गेंद टूटती है तो एक तो पृष्ठ उभरा हुआ होता है, एक धसा हुआ होता है। जैसे चम्मच वगैरह है उसमें भी, कटोरी वगैरह है उसमें भी, लाइट वगैरह गोलाई में लिया हुआ है उसके भी दो पृष्ठ होते हैं, एक तो उभरा हुआ और दूसरा धसा हुआ। आगे बात समझ में। और अब बात क्या है कि जब उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करते हैं, ये पॉलिश कर रहा हूं मैं इसके ऊपर, है ना, उभरे हुए पृष्ठ पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें तो वह कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण।
कौन सा दर्पण बन जाएगा? अवतल दर्पण बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका धसा हुआ भाग, ये भाग जो है वह प्रकाश का परावर्तन करेगा, ठीक है। और अगर धसे हुए भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दें, ये धसा हुआ भाग था, इसके ऊपर अपन ने परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर दी, तो यह कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण। इस प्रकार गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आगे बात समझ में। अब इन दर्पणों के बारे में क्या एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं अपन बात करते हैं, ठीक है। पहले अपन चर्चा करेंगे समतल दर्पण की। पहले किसकी चर्चा करेंगे? समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण से एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा? कि दो समतल दर्पण हैं, उनको इस प्रकार से अगर आप लोग उसको रख देते हो, दो समतल दर्पण को कोई कोण बना करके दो कांच रख दिया आपने इस प्रकार से, एक कांच ऐसे और एक किसी विशिष्ट कोण में, दो दर्पण आप लोगों ने इस प्रकार से रख दिए, ठीक है। और उनके बीच में एक कोई भी चीज रख दी, जैसे मान लो मोमबत्ती ही जला दी। क्या जला दी? मोमबत्ती ही जला दी। तो ये आप लोगों से पूछ लेते हैं कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 45 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं। कितने डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं? इस प्रकार 45 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण रखे हुए हैं। तो उनके बीच में अगर कोई मोमबत्ती जला दें, या फिर कोई माचिस रख दें, या कोई पानी की बोतल रख दें, या फिर चौक रख दें, कुछ कोई भी वस्तु रख दें, तो उसके उन दर्पणों में कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ठीक है। उन दर्पणों में कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो कोण कितने डिग्री का बनाया? 45 डिग्री पर। तो इसके लिए एक सूत्र है, प्रतिबिंबों की संख्या। यह आता है, ये कैलकुलेट करने के लिए प्रतिबिंबों की संख्या अगर आप लोगों को ज्ञात करनी है, तो इसके लिए एक सूत्र है, कौन सा? 360/थीटा -1। ये ध्यान में रखेंगे। कौन सा सूत्र लगेगा? ये सूत्र आप लोग लगा देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या आप लोगों को पता हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दो ये समतल दर्पण है नंबर 1 और दूसरा समतल दर्पण ये है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री पर रखे हुए हैं? 90 डिग्री का। अब आप लोगों से पूछे कि इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे? थीटा का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? n बराबर 360/90 -1। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, यानी कि 4 - 1 बराबर 3। यानी कि प्रतिबिंबों की संख्या कितनी आ गई? 3। प्रश्न क्या हो गया कि अगर दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं, तो तथा उनके बीच में एक कोई मोमबत्ती रख दी जाती है, बीच में कोई वस्तु रख दी जाती है, तो हमें उसके कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो 360 में उस कोण का भाग देंगे। 360/90, 90 का भाग दे दिया तो कितने प्रतिबिंब बन गए? 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। सिंपल सी बात है। और अगर थीटा बराबर 45 हो तो क्या हो जाएगा? 360/45, ठीक है। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 40/5, 5 अट्ठे 40 और 1 माइनस कर देंगे, 8 - 1 बराबर 7 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो क्या इंपॉर्टेंट हो गया उसमें? एंगल इंपॉर्टेंट हो गया कि किस एंगल के बारे में पूछ रहे हैं। तो जो कोण दिया पूछा जाए आप लोगों से, उसका भाग दे देंगे 360 में। भाग देने के बाद उसमें से 1 कम कर देंगे, ये प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी। एक तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा जाता है कि प्रतिबिंबों की समतल दर्पण में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समतल दर्पण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए समतल दर्पण से क्या खास बात है, ये कथन आएंगे। अगर इनके अलावा कोई कथन आता है तो आप लोग ध्यान में रखेंगे वह गलत होगा। पहला कथन क्या है? समतल दर्पण से हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहली बात, समतल दर्पण से हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न बन गया आप लोगों के सामने, आभासी प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? सीधा व आभासी प्रतिबिंब। ध्यान में रखेंगे, समतल दर्पण से सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात देखिए,
ये तो याद करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। आप ये समतल दर्पण है, आपके घर में कोई भी दर्पण है जो ड्रेसिंग टेबल पे लगाया हुआ है लंबा सा, उसके सामने खड़े हो जाइए। आप सीधे दिखाई देंगे, ठीक है ना, सीधे दिखाई देंगे, इसका मतलब आपका प्रतिबिंब सीधा है। अगर आपके टांग ऊपर सिर नीचे दिखाई दे रहा है तो आपका प्रतिबिंब उल्टा है। अब आप सोच लीजिए कि समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो आपको पता है कि समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे बात समझ में। और आभासी क्यों कहेंगे कि इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अपने कांच के पीछे एक पर्दा लगा दीजिए, देखिए आपकी फोटो, आपका चित्र उस पर्दे पर बनता है क्या? अगर बनता है तो वह वास्तविक है, अगर पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं बनता तो वह आभासी है। आगे बात समझ में। तो यानी कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा सीधा व आभासी बनता है। आगे बात समझ में। दूसरा देखिए, समतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे, इसको इस प्रकार से समझे कि अगर लैंग्वेज कैसे भी लिखी हो जाती है, समतल दर्पण है, इसके सामने आप यहां पर 2 फीट की दूरी पर खड़े हैं। ये ए लिख दिया मैंने, अशोक खड़ा है, ये 2 फीट की दूरी पर खड़ा है। कितने फीट की दूरी पर? 2 फीट की दूरी पर खड़ा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 फीट की दूरी पर ही बनेगा। ये ए यहां पर ही बनेगा, 2 फीट की दूरी पर ही बनेगा। आगे बात समझ में। यानी कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। पहली बात तो दर्पण के आगे नहीं बनता प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनता है। उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर कोई वस्तु इस दर्पण के आगे है। यह बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखिए नंबर तीसरी बात, दर्पण में अगर आप अपना बायां हाथ ऊपर उठाओगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वह दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए दिखाई देगा। ट्राई कर लेना जाकर के घर पे हो तो इस क्लास के बाद ट्राई करना कि अगर आपने बायां हाथ उठाया है तो दर्पण का जो प्रतिबिंब है, आपका प्रतिबिंब है ना, वह बायां हाथ उठाएगा, और आपने अगर बायां हाथ उठाया है तो वह दाहिना हाथ उठाएगा। यह बात ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कि यह इंपॉर्टेंट है कि कौन से दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है, तो आप बताएंगे समतल दर्पण में पार्श्व, समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन का मतलब, पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल, साइड, मेरे पार्श्व में है, पार्श्व में है, पार्श्व का मतलब मेरे साइड में है, पार्श्व। तो परिवर्तन हो रहा है इसमें, आपका दाहिना भाग दर्पण में बायां दिखाई देता है और आपका बायां भाग दर्पण में दायां दिखाई देता है। इसे ही क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है कि पार्श्व परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन से दर्पण में होता है, तो आंसर क्या होगा? समतल दर्पण में। कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। और अगर इसको कैसे समझाएंगे? अगर पी को आप किसी पर लिख करके दर्पण में देखोगे इस प्रकार, तो वह आप लोगों को इस प्रकार से दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? ऐसे वह दिखाई आप लोगों को दिखाई देता है। इसे क्या कहेंगे? पार्श्व परिवर्तन कहेंगे। बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देगा, यह पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। खास बात क्या है? हमेशा सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा, आभासी बनेगा, इसको पर्दे पर आप प्राप्त नहीं कर सकते। दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है जितनी दूरी पर वस्तु उसके सामने रखी होती है, और इस समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया 1-2% समतल दर्पण से संबंधित। अब अपन चलेंगे किसमें? गोलीय दर्पणों में। गोलीय दर्पण के बारे में अपन पढ़ेंगे। खूब बढ़िया प्रश्न आते हैं गोलीय दर्पणों के बारे में। कैसे? देखिए, गोलीय दर्पण परिभाषा आप लोगों को पता है। किसे कहेंगे गोलीय दर्पण? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के। नंबर 1 कौन सा? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण खूब बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। और दूसरा अपन दर्पण देखेंगे उत्तल दर्पण। एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण, दोनों को साथ साथ देख लेंगे। खास बात है, क्या खास बात है? इनके नाम से संबंधित खूब बार कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि क्या इनमें से लिखें,
एक तो है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण के एक नाम और ध्यान में रखेंगे, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण, ठीक है, या कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, या अभिसारी को अपन कहेंगे अवतल दर्पण जो है उसको कॉनकेव, हिंदी में भी ध्यान रखेंगे, इसको कॉनकेव दर्पण भी कहते हैं। कॉनकेव, अवतल दर्पण को कॉनकेव दर्पण भी कहते हैं। ऑप्शन में कई बार क्या होता है कि इंग्लिश का शब्द हिंदी में लिखा हुआ आ जाता है, तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी उसको गलत कर देते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण को कॉनकेव दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? एक प्रश्न और है, तो अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह भी है, यह है प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है। क्या करता है भाई? एकत्र करता है, ठीक है। और क्या खास बात है? इससे वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वाव, यह है बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अवतल दर्पण जो होता है इससे हमेशा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि इसको आप पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यह ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से किससे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो आप ध्यान में रखेंगे अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या फिर अवतल दर्पण के स्थान पर इसको आप उत्तल लेंस भी आ जाए तो आप लोग ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह हमेशा उल्टा बनता है, यानी कि अवतल दर्पण से वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ध्यान में रखेंगे, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। याद रखना बात को। अवतल दर्पण जो होता है उसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अपन चर्चा करेंगे। ये प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है, एक जगह एक बिंदु पर एकत्र कर देता है अवतल दर्पण, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी अपन कहते हैं। दूसरी बात, अवतल दर्पण जो होता है अवतल दर्पण जो होता है इसके द्वारा वस्तु का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो याद कैसे करेंगे? अवतल दर्पण वाव, वाव का मतलब होता है वास्तविक व उल्टा। अवतल दर्पण वाव प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से, वाव, ठीक है। और उत्तल दर्पण जो होता है इसके बारे में देखिए। अब उत्तल दर्पण जो होता है इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण कहेंगे, इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दूसरी बात क्या है इसकी खास बात, इसको कॉन्वेक्स दर्पण भी कहते हैं। कॉन्वेक्स दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, क्या कहेंगे भाई? उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर भी हम कहते हैं। तीसरी बात, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। दोनों अगर आप साथ साथ रीड कर लेंगे, फैलाता है, यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण भी कहेंगे, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ठीक है। यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसको उत्तल दर्पण भी कहेंगे। अब आप लोग ध्यान में रखेंगे, एक परिभाषा से संबंधित प्रश्न बनता है, ठीक है। अब एक और इसका कि उत्तल दर्पण जो होता है उससे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो इससे हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आसी, उत्तल दर्पण आसी, उत्तल दर्पण आसी, ये याद रखेंगे। उत्तल दर्पण आसी मतलब उत्तल दर्पण से आ से आभासी, एक्चुअल नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनता है, और सी से सीधा, आभासी व सीधा। उत्तल आसी का मतलब हो गया उत्तल दर्पण से
हमेशा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे बात समझ में। और अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? हमेशा वाव। किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वाव प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक व उल्टा। किससे? अवतल दर्पण से। अब दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, उनके डायग्राम बना रहा हूं, अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण की। देखिए डायग्राम, ये तो क्या है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण तो इस प्रकार का, ऐसा दर्पण है जिसका धसा हुआ पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करे, तो ये हो गया अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है भाई? अवतल या अभिसारी दर्पण। अवतल या अभिसारी दर्पण। और एक और दर्पण बना रहा हूं इस प्रकार से, इसका धसा हुआ भाग ये है, तो इसके धसवें भाग पर अपन ने पॉलिश कर दी। ठीक है, यह कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। ये तो अवतल या अभिसारी दर्पण, ये उत्तल या अपसारी दर्पण। देखो, अगर इसके ऊपर प्रकाश की किरणें गिरेंगी, यह इसका मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर अगर प्रकाश की किरण गिरती है कोई भी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण है, यह मुख्य अक्ष हो गया, तो किससे गुजरती है? फोकस बिंदु से होकर के गुजरती है। यह आप लोग ध्यान में रखेंगे, यह इसका फोकस बिंदु है। ठीक है, यानी कि और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु के से होकर गुजरेगी। यह भी मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो यह इधर गुजर गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है। यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है? एकत्र करता है। और इसके ऊपर अगर प्रकाश की किरणें गिरेंगी, देखो उत्तल दर्पण पर, तो यह क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। यह इसका मुख्य अक्ष कहलाएगा। और यह इसके ऊपर प्रकाश की किरण इधर गिर गई, इधर गिर गई, तो यह इधर से इधर फैल गई और इधर से इधर फैल गई और ये सीधी वापस इधर आ गई। तो इस प्रकार यह पीछे की ओर इसमें प्रतिबिंब बनते हैं आभासी, और इस प्रकार ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैलाता है। इसलिए इसको अपसारी दर्पण कहते हैं। और ये प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ कॉनकेव व कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ सामान्य जानकारी आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को समझ में आई है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर कर दें। और जो भी परेशानी है उसको कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, ताकि अगली क्लास में आप लोगों के लिए हम और भी बढ़िया क्लास लेकर के आ सकें। हमारा यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद। इसके उपयोग वगैरह हम अगली क्लास में आप लोगों को बताएंगे, प्रतिबिंबों का बनना व इनके उपयोग आदि। ठीक है, थैंक यू।